हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने क्लासरूम में। और आज हम पढ़ने वाले हैं राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ सेलर एंड बायर विच इज़ सेक्शन 55 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ये हमारा 25th लेक्चर है। और इन केस अगर आप पहली बार इस लेक्चर में मेरे साथ जुड़ रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो मेरे पुराने लेक्चर्स हैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के, उनको आप एक बार देखिए। उसमें मैंने बहुत ही कॉम्प्रहेंसिवली ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के हर एक टॉपिक को कवर किया है। तो आप किसी भी स्टेट के जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं तो वो लेक्चर्स आपके लिए बहुत यूज़फुल होंगे। और हर एक टॉपिक को इतना एक्सटेंसिवली कवर किया है कि अगर आप उसको प्रॉपरली पढ़ लेते हैं और अपने नोट्स बना लेते हैं तो आपको किसी और सोर्स को रेफ़र करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, राइट। हमने ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से शुरुआत की है। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के बाद हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट शुरू करेंगे और वन बाय वन सारे जो सब्जेक्ट्स हैं जुडिशियल सर्विसेज में जो आते हैं अक्रॉस स्टेट्स, तो पहले जो सारे मेजर सब्जेक्ट्स हैं हम वो कवर करेंगे जो जनरली ज़्यादातर स्टेट्स में आते हैं। उसके अलावा फिर हम लोकल एक्ट्स उठाएंगे, जैसा कि आप लोगों की रिक्वेस्ट होगी, आप लोगों की डिमांड होगी, उस हिसाब से हम वन बाय वन अलग अलग स्टेट्स के लोकल एक्ट्स भी कवर करने वाले हैं। तो मैं आपको अश्योर करता हूँ कि अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ जुड़े हो, अपने इस क्लासरूम में आप आते हो, तो आपको जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट मटेरियल, कंप्लीट गाइडेंस यहाँ पे मिलेगा। और आपको किसी और कोचिंग में जाके बहुत सारी जो फीस देने की बात होती है वो आपको नहीं करना है। आप उस पैसे से एंजॉय करो, पार्टी करो, राइट। और जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि ये जो इनिशिएटिव है वो केवल मेरा इनिशिएटिव नहीं है, आई थिंक वो हम सबका इनिशिएटिव है, ताकि जो बेस्ट कंटेंट है लॉ का वो बिना किसी प्राइस टैग के हर किसी को अवेलेबल हो पाए, चाहे वो इंसान दिल्ली या लखनऊ या अहमदाबाद जैसे बड़े शहरों में हो, या फिर कोई इंसान कहीं गाजीपुर में उत्तर प्रदेश में बैठा हो या मुजफ्फरपुर में बिहार में बैठा हो। हर उस इंसान के पास इन सारे कंटेंट्स का एक्सेस होना चाहिए। अगर उसके पास केवल एक 4G कनेक्शन है, तभी जब ये कंपटीशन है वो बराबर का हो पाएगा, राइट। जो लोग जुडिशरी के एग्जाम्स में अपीयर होना चाहते हैं और जो लोग जुडिशरी देना चाहते हैं उनके लिए तो लेक्चर से डिज़ाइन किए ही गए हैं, पर ये लेक्चर्स इतने कॉम्प्रहेंसिव हैं कि जो लोग कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनके भी काम आएंगे सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग के लिए। और उसके अलावा अगर आप जुडिशरी के अलावा लॉ से रिलेटेड कोई दूसरा एग्जाम दे रहे हैं, और जो सब्जेक्ट्स हम यहाँ पे वन बाय वन कवर करने वाले हैं, जो कि सारे सब्जेक्ट्स होंगे जो किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं मोस्टली, तो अगर आप उनको यहाँ से पढ़ेंगे तो आपको किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको लॉ पे आपकी जो कमांड है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो इसी के साथ मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी इस क्लासरूम को ज़्यादातर लोगों तक पहुँचाएंगे ताकि उनका भी बेनिफिट हो सके। थैंक यू सो मच। और आज के लेक्चर के साथ अभी अपन आगे बढ़ते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ जब हम ये सेक्शन पढ़ रहे हैं, जब आप ये लेक्चर देख रहे होंगे, तो आपके हाथ में आपका बेयर एक्ट होगा और आप उसमें ओपन करेंगे सेक्शन 55 विच सेज राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ बायर एंड सेलर। तो सेक्शन 55 की जो शुरुआत होती है वो शुरुआत होती है इन द एब्सेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्ररी। In the absence of a contract to contrary, right? The buyer and the seller of immovable property respectively are subject to the liabilities and have the rights mentioned in the rules next following or such of them as are applicable to the property sold. तो सेक्शन 55 क्या करता है? राइट्स एंड ड्यूटीज देता है और सेलर एंड बायर की, पर वो ये भी बोलता है कि अगर उन दोनों के बीच में कुछ और टर्म्स उन्होंने अग्री किए हैं, राइट, तो ये वाले टर्म जो हैं वो प्रिवेल करेंगे, राइट, बायर और सेलर के बीच में। मान लीजिए बायर और सेलर ने कुछ कॉन्ट्रैक्ट किए, कुछ टर्म्स सेटल किए अपने बीच कॉन्ट्रैक्ट में, राइट, तो उन टर्म्स को भी कंसीडर किया जाएगा। और अगर वो टर्म्स नहीं हैं तो फिर कौन से राइट्स एंड ड्यूटीज होंगी? वो राइट्स एंड ड्यूटीज होंगी जो सेक्शन 55 में मेंशन की गई हैं। तो अब हम देखते हैं कि सेक्शन 55 में क्या राइट्स एंड ड्यूटीज मेंशन की गई हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो शुरुआत होती है सेक्शन 55 की ड्यूटीज की, वो है 55 क्लॉज 1 से, विच टॉक्स अबाउट सेलर्स ड्यूटीज, कि सेलर की क्या क्या ड्यूटीज होंगी। तो सबसे पहला पॉइंट है 55(1)(a) सेज द सेलर इज बाउंड टू डिस्क्लोज एनी मटेरियल डिफेक्ट इन द प्रॉपर्टी और इन द सेलर्स टाइटल। तो उसको क्या डिस्क्लोज करना पड़ेगा? मटेरियल डिफेक्ट डिस्क्लोज करना पड़ेगा।
राइट। मटेरियल डिफेक्ट किसमें? इन प्रॉपर्टी और इन टाइटल। मतलब कि वो इस प्रॉपर्टी का ओनर है या नहीं है, वो इसे ऑथराइज्ड है ट्रांसफर करने के लिए नहीं, तो सेलर की ये ड्यूटी होगी कि वो बताए इस प्रॉपर्टी के बारे में कि भाई प्रॉपर्टी में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो सामने वाले को देखने से, जो बायर है अगर वो उसको देखेगा, एक ऑर्डिनरी पर्सन अगर उसको देखेगा तो उसे समझ नहीं आएगा। मान लो कोई मटेरियल डिफेक्ट है, ठीक है, तो मटेरियल डिफेक्ट जब आप मान लीजिए बायर की प्लेस में आप अपने आप को रखिए और आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने गए हैं, तो आपने उस प्रॉपर्टी को देखा और आपको समझ आया कि ये प्रॉपर्टी अच्छी है, और आप ऑर्डिनरी जो मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस होते हुए आप उस प्रॉपर्टी में क्या डिफेक्ट है आपको नहीं समझ आया, राइट। तो उस तरह का कोई लेटेंट डिफेक्ट हो, राइट, विच मीन्स कौन सा डिफेक्ट? ये लेटेंट डिफेक्ट हो जो कि एक मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस को नहीं समझ आएगा, तो वो किसकी ड्यूटी है? सेलर की ड्यूटी है कि वो डिस्क्लोज करे प्रॉपर्टी में, राइट। अब ये कैसा हो सकता है? हो सकता है प्रॉपर्टी में कोई आर्किटेक्चरल, प्रॉपर्टी की जो डिजाइन है उसमें कोई आर्किटेक्चरल डिफेक्ट हो जिसकी वजह से वो प्रॉपर्टी बहुत ही प्रोन हो कोलैप्स करने के, कि वो प्रॉपर्टी कभी भी गिर सकती है। पर अगर आप उसे ऊपर से देखोगे तो आपको नहीं समझ आएगा कि ये प्रॉपर्टी गिर सकती है, आपको लगेगा बहुत अच्छी है, पर अंदर जो जिस सॉइल पे वो प्रॉपर्टी बनी है उस सॉइल में कुछ प्रॉब्लम है जिस वजह से वो प्रॉपर्टी गिर सकती है, प्रॉब्लम है प्रॉपर्टी में। तो इस तरह की जो चीज़ है आपको नहीं समझ आएगा, जो बायर है उसको नहीं समझ आएगा। ये किसकी ड्यूटी है? सेलर की ड्यूटी है कि वो डिस्क्लोज करे कि अगर कोई मटेरियल डिफेक्ट हो तो, राइट। और अगर सेलर ये डिस्क्लोज नहीं करता है तो ये चीज़ क्या मानी जाएगी? अगर ओमिशन होगा ये डिस्क्लोज करने से तो ये चीज़ क्या माना जाएगा कि जो बायर, जो सेलर है उसने फ्रॉड किया है बायर के साथ, और ये जो ओमिशन है ये कैसा माना जाएगा? फ्रॉडुलेंट ओमिशन माना जाएगा, राइट। उसी तरह से उसके टाइटल में कोई डिफेक्ट है कि वो एक्चुअल में इस प्रॉपर्टी का ओनर है ही नहीं जो वो क्लेम कर रहा है, ठीक है, और सामने वाले को पता भी नहीं चल रहा है कि यार ये ओनर है या नहीं, तो अगर उसके टाइटल में या उसकी प्रॉपर्टी दोनों में कोई डिफेक्ट है तो ये उसकी ड्यूटी होगी कि वो उसको डिस्क्लोज करे बायर को। सेकंड, इट सेज वेयर द ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी हैज पास्ड टू द बायर बिफोर पेमेंट ऑफ द होल ऑफ द परचेज मनी to a charge upon the property in the hands of buyer, any transferee without consideration or any transferee with notice of non-payment. ठीक है, अभी जो 455 का 1B जो है वो बेसिकली क्या बोल रहा है कि जहां पे प्रॉपर्टी की ओनरशिप बायर को, 55(1)(b जो है, मैं 4B पढ़ने लगा था। 55(1)(b says to produce to the buyer on his request for examination all documents of title relating to the property which are in the seller's possession। मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल हैं, राइट, प्रॉपर्टी के, वो किसको वो प्रोड्यूस करे? बायर को प्रोड्यूस करे, जो उसके पास हैं, सेलर के पास हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब आप किसी से प्रॉपर्टी लेने जाओगे तो आप उससे डॉक्यूमेंट्स तो मांगोगे, तो वो डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल प्रोड्यूस करना ये सेलर की ड्यूटी है। फिर अगली ड्यूटी क्या है? उसको आंसर करना, टू आंसर ऑल रेलेवेंट क्वेश्चंस, ठीक है, टू आंसर क्वेरीज ऑफ बायर, कि उसकी कोई भी क्वेरी है बायर की, किससे रिलेटेड? प्रॉपर्टी से रिलेटेड, या फिर उस इंसान की, जो सेलर है, उसके टाइटल से रिलेटेड, तो उसको उन क्वेरीज को आंसर करना, राइट। क्योंकि आप कहीं प्रॉपर्टी लेने जा रहे हो और आप उससे पूछो कि भाई ये प्रॉपर्टी कैसी है, क्या है, कब बनी, ठीक है, जो भी रेलेवेंट क्वेश्चंस आप उससे अगर पूछो तो ऑब्वियसली जो सेलर है वो उससे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो बताएगा, क्योंकि आप वो प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो आपको बेस्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए उस प्रॉपर्टी के बारे में। तो ये कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, केवल लॉजिकली है। फिर नेक्स्ट ड्यूटी क्या है? On payment or tender of the amount due in respect of the price, to execute a proper conveyance of the property when the buyer tenders it to him for execution at a proper time and place। मतलब जब बायर जो है वो क्या करे? या तो पेमेंट कर दे और टेंडर करे, मतलब ऑफर करे उसको पैसा कि भाई मैं ये पूरा पैसा आपको दे रहा हूँ, जो भी प्राइस है प्रॉपर्टी
के ट्रांसफ़र का, प्रॉपर्टी के बेचे जाने का। मैं आपको पूरा पैसा आपको ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो आप अब ये प्रॉपर्टी जो है मेरे नाम कर दो। तो अगर बायर जो है पेमेंट करे या टेंडर करे किसको, सेलर को, परचेज प्राइस जो भी है, तो इसका काम क्या होगा, ठीक है, एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जो डीड है, जो सेल डीड है उसका एग्जीक्यूशन कर दे, इसके नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दे, ठीक है। पर ये जो बायर है इसका जो पेमेंट और टेंडर मतलब ऑफर कि मैं पैसा पे कर रहा हूं, ठीक है, टेंडर मतलब ऑफर ऑफ पेमेंट, ठीक, पेमेंट कर देना मतलब पूरा पैसा दे दिया, और दूसरा पैसा जो है, मान लो किसी केस में बायर ने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, तो इसने टेंडर ने बोला मैं नहीं लूंगा, तो क्या हुआ, टेंडर हुआ कि मतलब वो तो रेडी था पैसा देने के लिए, वो तो दे रहा था, पर सेलर ने नहीं लिया। तो इसीलिए यहां पे दोनों वर्ड्स मेंशन है कि अगर वो पेमेंट करता है या फिर टेंडर करता है मनी, कौन सा मनी, जो परचेज प्राइस है, प्रॉपर्टी के का जो प्राइस है, वो अगर ऑफर करता है किसको, सेलर को, बायर ऑफर करता है, तो उस केस में सेलर क्या करेगा, सेलर को एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा जो सेल डीड होगी उसका। उस पर एक कंडीशन है कि ये जो पेमेंट और टेंडर हो, इट शुड बी एट प्रॉपर टाइम एंड प्लेस, राइट, प्रॉपर टाइम एंड प्लेस पे होना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है, तो ऑब्वियस सी बात है, जब हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी पढ़ते हैं तो हम उसमें सेक्शन 55 पढ़ते हैं, और उसमें यह है कि भाई अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है उसको परफॉर्म किया जाना है, तो उसके परफॉर्मेंस का ऑफर प्रॉपर टाइम एंड प्लेस में दिया जाना चाहिए। मतलब अब मान लीजिए जो बायर है वो सेलर को रात को 2 बजे गेट उसका नॉक कर रहा है और वो बोल रहा है मैं तो आपको, और मैं पैसे देने आया हूँ आपको। सेलर उसको बोलता है भाई अभी क्या कर रहा है यार, अभी सोने दे मुझे, कल ऑफिस आवर्स में आना। तो अब इस चीज़ को टेंडर नहीं मान लिया जाएगा, राइट। ऐसा नहीं हो सकता कि ये बायर ये बोले कि सेलर ने तो पैसा लेने से मना कर दिया। तो प्रॉपर टाइम होना चाहिए, प्रॉपर प्लेस होना चाहिए, ठीक है। अगर अब प्रॉपर प्लेस से क्या मतलब है कि भाई बायर का घर, या बायर जो सेलर है उसका घर, या सेलर का ऑफिस, आप वहाँ पे आइए। अभी पता चला कि जो सेलर है वो कहीं किसी डेट पे गया हुआ है और बायर वहाँ जा रहा है पैसा लेके कि आप पैसा ले लीजिए पैसा, ठीक है, मैं आपको परचेज प्राइस देने आया हूँ। बायर तो सेलर क्या बोलेगा कि यार बाद में आना, मेरे ऑफिस में आ जाना, कल मैं आपको उस टाइम पे आप ये दे दोगे तो मैं फिर डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट कर दूंगा, राइट। तो ये मतलब है प्रॉपर टाइम एंड प्लेस का। इसमें यहाँ पे सेक्शन में लिखा हुआ है, इसलिए आपको कोई बहुत ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ही बेसिक सी बातें, ये आप सबको पता है। मतलब जिस इंसान ने लॉ तो छोड़िए, अगर बिल्कुल पढ़ाई नहीं की होगी उसको भी पता होगा कि ऐसे ही प्रॉपर टाइम एंड प्लेस पे ही आप किसी को कंसिडरेशन ऑफर करोगे, राइट। उसके अलावा क्या बोलता है ये कि बिटवीन द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी। तो देखिए जनरली क्या होता है सेल में, जैसा कि मैंने आपको इसके पहले वाले लेक्चर में भी बताया था कि 3 स्टेजेस होती हैं जनरली, बट मैंडेटरी नहीं है। पहला कि अग्रीमेंट टू सेल होता है, ठीक है, फिर उसके बाद एग्जीक्यूशन ऑफ सेल डीड होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। तो मान लीजिए ये चीजें हो गई, पर अभी क्या है, पोसेशन नहीं ट्रांसफर हुआ है, मतलब ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है, ए ने बी को प्रॉपर्टी बेची और ओनर अब ये बन गया है, पर अभी इसको पोसेशन नहीं दिया है बी को ए ने, ठीक है। ऐसा हो सकता है, पोसेशन पोस्टपोन किया जा सकता है। तो इस केस में मान लीजिए आज कितनी, मान लीजिए 2 अक्टूबर को ट्रांसफर हुई है प्रॉपर्टी, पर पोसेशन जो है वो 2 दिसंबर को ट्रांसफर हुआ। तो ये जो टाइम है इसके बीच का, जहां पे ओनरशिप हैज पास टू ट्रांसफरी बट द प्रॉपर्टी हैज नॉट येट बीन डिलीवर्ड, राइट। इसके बीच में ये जो ट्रांसफरर है, जो सेलर है, उसकी क्या ड्यूटी है कि वो उस प्रॉपर्टी की टेक केयर कैसे करेगा, एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस, राइट, एज एन ओनर ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस, as an owner of ordinary prudence, right, which means कि वो इस तरह से देखभाल करेगा उस प्रॉपर्टी की जैसे कि कोई एक ओनर अपनी प्रॉपर्टी की करता है, राइट। तो सिंपल सा पॉइंट है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो ड्यूटी है इसकी सेलर की, वो ये है कि जब पूरा पैसा वगैरह दे दिया गया है, राइट, परचेज प्राइस वगैरह दे दिया गया है, तो उसके बाद
पोसेशन ट्रांसफर करना, राइट, ट्रांसफर ऑफ पोसेशन। ठीक है, जब बायर ने प्रॉपर्टी खरीद ली तो जैसा भी उन लोगों के बीच में अग्रीमेंट है कि जब पोसेशन ट्रांसफर होगा तो उस अग्रीमेंट के हिसाब से पोसेशन वो ट्रांसफर करे किसको, बायर को। सेलर बायर को पोसेशन ट्रांसफर करेगा, या फिर अगर बायर किसी और पर्सन को डायरेक्ट करता है कि भाई आप मुझे नहीं मेरे भाई को पोसेशन ट्रांसफर कर दो, तो वो उसको पोसेशन ट्रांसफर कर देगा। ऑब्वियसली जब आपने प्रॉपर्टी बेची है तो आपको पोसेशन भी तो ट्रांसफर करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। फिर उसके बाद नेक्स्ट ड्यूटी क्या है, नेक्स्ट ड्यूटी बोलती है कि ऑल पब्लिक चार्जेस वगैरह पे करने के लिए, राइट, या फिर सारे जो एनकम्बरेंसेज हैं उस प्रॉपर्टी पे वो डिस्चार्ज करने के लिए। तो अपन इसको समझते हैं। पब्लिक चार्जेस क्या होंगे? पब्लिक चार्जेस मान लीजिए कोई बिल हो गया, हाउस टैक्स वगैरह हो गया, है ना, जो भी म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ को या पंचायत को पे करने हो, ठीक है, सरकार को पे करने हो, ठीक है। तो ये पब्लिक चार्जेस वगैरह ये सारी किसकी जिम्मेदारी है कि जब सेल हो, सेल से पहले जो सेलर है वो ये सारे पब्लिक चार्जेस उस प्रॉपर्टी पे ऑफ कर दे। उसके अलावा जो एनकम्बरेंसेस होते हैं, राइट, एनकम्बरेंसेस का मतलब होता है बर्डन्स ऑन द प्रॉपर्टी, राइट। तो मॉर्टगेज एक तरह का एनकम्बरेंस होता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए ए और बी ये हैं, ए अब बी को अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना चाह रहा था, पर जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, मॉर्टगेज है। तो ए बी को बोल रहा है कि मैं ये प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफर करूंगा, ठीक। तो दो कंडीशन हो सकती हैं, एक कि ये विद मॉर्टगेज या विद एनकम्बरेंस ट्रांसफर करे, मतलब बी को बता दे कि भाई इस पे मॉर्टगेज है और मॉर्टगेज के साथ आप ये ट्रांसफर ले लो प्रॉपर्टी का, राइट। दूसरा, ये विदाउट एनकम्बरेंस ट्रांसफर करे, ठीक है, मतलब विदाउट मॉर्टगेज ट्रांसफर करे। तो अगर ये विद एनकम्बरेंस विद मॉर्टगेज ट्रांसफर कर रहा है तो इसको क्या करना पड़ेगा, केवल सेल करने से पहले, उस प्रॉपर्टी का की सेल से पहले इसको क्या करना पड़ेगा, जो भी इंटरेस्ट होगा उस एनकम्बरेंस पे वो पे ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। मान लो इन दोनों के बीच में अग्रीमेंट है कि ये प्रॉपर्टी एनकम्बरेंस के साथ बी लेगा, मॉर्टगेज के साथ प्रॉपर्टी बी लेगा। तो जिस भी डेट पे, मान लीजिए 2 अक्टूबर को सेल हुई है, तो उससे पहले जितना भी इंटरेस्ट बना है उस मॉर्टगेज पे वो किसको पे करना पड़ेगा, ए को पे करना पड़ेगा। और जब, ठीक है, फिर उसके बाद, पर अगर ये विदाउट एनकम्बरेंस पे कर रहा है, बोल रहा है इस प्रॉपर्टी पे मॉर्टगेज तो है पर मैं इस प्रॉपर्टी की जो मॉर्टगेज है इसको मॉर्टगेज से फ्री करके आपको बेचूंगा, तो उस केस में इसकी क्या जिम्मेदारी हो जाएगी, दैट ही डिस्चार्जेस द मॉर्टगेज, दैट ही डिस्चार्जेस द एनकम्बरेंस, राइट। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि क्या मॉर्टगेज प्रॉपर्टी को बेचा जा सकता है? तो जैसा कि इस एग्जांपल से समझ आता है, बिल्कुल बेचा जा सकता है। कोई प्रॉपर्टी अगर मॉर्टगेज है तो उस पर कोई ऐसा प्रोहिबिशन नहीं है कि उसकी सेल नहीं हो सकती, उसकी सेल बिल्कुल हो सकती है, ठीक है। फिर उसके बाद इसकी अगली जो ड्यूटी है, अगला जो प्रिजम्पशन है वो बेसिकली क्या है, ये प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है बेसिकली। सेक्शन 55 क्लॉज 2 जो है वो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ क्रिएट करता है, ठीक है। और ये प्रिजम्पशन ऑफ लॉ क्या है कि दैट द सेलर शैल बी डीम्ड टू कॉन्ट्रैक्ट विद द बायर दैट द इंटरेस्ट विच द सेलर प्रोफेसेस टू ट्रांसफर to the buyer subsists and that he has power to transfer the same, ठीक है। तो ये बेसिकली केवल बात करता है कि that there is an implied contract of title, ठीक है। मतलब ये प्रिजम्पशन है कि जो इंसान जो प्रॉपर्टी बेच रहा है और वो ये बोल रहा है कि मैं ये बेच रहा हूं, तो ऐसा माना जाएगा कि he has the title, ठीक है। तो क्या माना जाएगा, इसमें दो चीजें हैं। ये वाला जो 55 क्लॉज 2 का जो पहला जो पैरा है वो ये बात करता है, उसको हम जो सम अप कर सकते हैं वो इस तरह से कर सकते हैं कि जो प्रिजम्पशन होगा वो किस चीज का होगा, कि उसकी ओनरशिप है प्लस ही इज ऑथराइज्ड टू सेल, राइट।
पर अब जब हम इसके प्रोविजो पे आते हैं 55 क्लॉज 2 के, तो वो क्या कहता है? इट सेज वेयर सेल इज मेड बाय अ पर्सन इन अ फिड्यूशियरी कैरेक्टर। अब ये फिड्यूशियरी कैरेक्टर क्या होता है? फिड्यूशियरी कैरेक्टर वो होता है जहां पे दो लोग where two people are in a position of good faith, right? Position of trust, ठीक है? जैसे मदर और सन, फादर और सन, फादर और डॉटर, राइट? क्लाइंट और जो लॉयर। तो ये सारे जो रिलेशंस हैं किस तरह के रिलेशंस होते हैं? फिड्यूशियरी रिलेशंस बोलते हैं इनको अपन, राइट? जहां पे विश्वास की बात होती है। तो अगर ऐसे लोगों के बीच में सेल हो रही है, प्रोवाइडेड दैट वेयर अ सेल इज मेड बाय अ पर्सन इन अ फिड्यूशियरी कैरेक्टर, मान लीजिए ए जो है वो फादर है और वो सेल कर रहा है बी को जो कि उसका सन है, तो ये क्या है? ये फिड्यूशियरी कैरेक्टर में है ए। तो इस केस में he shall be deemed to contract with the buyer that the seller has done no act whereby the property is encumbered or whereby he is hindered from transferring it, which means कि ये तो है ही, प्लस इसके साथ ये भी है that there is no encumbrance on the property। ठीक है, अगर फिड्यूशियरी रिलेशनशिप का केस है तो ये थर्ड प्रिजम्पशन भी आ जाता है। ठीक, अब ये जो इसका प्रोविजो है सेक्शन 55 क्लॉज 2 का, इसको हम पढ़ सकते हैं सेक्शन 111 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के साथ एंड सेक्शन 16 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ, राइट? ये उस चीज की बात करता है जहां पे दो लोग पोजीशन ऑफ एक्टिव कॉन्फिडेंस में होते हैं, तो बेसिकली फ्यूडिशरी कैरेक्टर में होते हैं, राइट? और सेक्शन 16 भी इसी बारे में बात करता है। वो बोलता है कि जब अनड्यू इन्फ्लुएंस किस केसेस में हो सकता है, तो फ्यूडिशरी कैरेक्टर में अगर कोई है तो वो ऐसा कर सकता है। ठीक है, तो इनको भी आप जब अपना आंसर लिखें तो सेक्शन 111 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट का और सेक्शन 16 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का भी रेफरेंस दें। लॉ को इंटरकनेक्ट करके पढ़ने से ज़्यादा अच्छा समझ आता है। और उसके अलावा अगर आप एग्जाम में इस तरीके से लिखते हैं, सेक्शन 55 तो हर कोई लिखेगा, पर अगर आप ये इसको इससे रिलेट करके लिखेंगे तो आपको 1 मार्क हमेशा एक्स्ट्रा मिलेगा। फिर अब हम अगर इसके क्लॉज 3 पे आए तो क्लॉज 3 सेज वेयर द होल ऑफ द परचेज मनी हैज बीन पेड टू द सेलर, ही इज ऑल्सो बाउंड टू डिलीवर टू द बायर ऑल डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल, राइट? मतलब अगर आप किसी से घर खरीदोगे तो आपको ऑब्वियसली सारे टाइटल के डॉक्यूमेंट्स तो चाहिए होंगे ना, कि आप नहीं लोगे टाइटल के डॉक्यूमेंट्स, ऐसा तो नहीं करोगे। तो जब होल पूरा का पूरा परचेज मनी पे कर दिया गया है सेलर को, राइट, तो उस केस में क्या होगा? जब परचेज मनी पे कर दिया गया तो सेलर के लिए ये मैंडेटरी होगा कि वो जो डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल है वो बायर को प्रोवाइड करे। पर इसमें 2 कैच हैं। एक, अगर मान लीजिए सेलर के पास इतनी पूरी प्रॉपर्टी है और सेलर ने केवल ये हिस्सा बेचा है, तो अब इस पूरी प्रॉपर्टी के जो डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल हैं वो सेलर अपने पास रखेगा। ठीक है, provided that where the seller retains any part of the property comprised in such documents, he is entitled to retain them all। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए इतना हिस्सा इसने अपने पास रखा है, सेलर ने अपनी प्रॉपर्टी का अगर कोई भी हिस्सा, मतलब इतने का मतलब ये नहीं कि छोटा हिस्सा, अगर मान लो केवल उसने इतना हिस्सा भी अपने पास रखा है सेलर ने, ठीक है, और बाकी प्रॉपर्टी बेच दी है, तो भी सेलर जो है इस प्रॉपर्टी के जो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल हैं वो खुद के पास रख सकता है, राइट? ये इस जनरल रूल का एक्सेप्शन है। 2 एक्सेप्शंस हैं कि जब पूरा होल परचेज मनी हैज बीन पेड, द सेलर इज बाउंड टू डिलीवर द डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल, बट देयर आर 2 एक्सेप्शंस। फर्स्ट वन इज, अगर सेलर ने जो प्रॉपर्टी बेची उसके डॉक्यूमेंट ऑफ उस प्रॉपर्टी का कोई एक हिस्सा अपने पास रख लिया है, बेचा नहीं है, तो उस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल वो खुद रखेगा। उसके अलावा मान लीजिए सेलर ने ये प्रॉपर्टी कई लोगों को बेची, ए को इतना हिस्सा, बी को इतना हिस्सा, सी को इतना हिस्सा और डी को इतना हिस्सा। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि जिसने सबसे ज्यादा वैल्यू की प्रॉपर्टी खरीदी, जनरली क्या होगा, यही वैल्यू की जो सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी उसी की सबसे ज्यादा वैल्यू होगी।
तो अगर एक प्रॉपर्टी सेलर ने कई लोगों को बेची तो उसमें से जिस इंसान ने सबसे ज्यादा वैल्यू की वो प्रॉपर्टी खरीदी उस इंसान के पास डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल रहेंगे। तो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल किसके पास रहेंगे? विद द परचेजर विद ग्रेटेस्ट वैल्यू। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल किसके पास रहेंगे? जिसको सबसे ज्यादा वैल्यू की प्रॉपर्टी बेची गई, राइट। तो 4 लोगों को बेची, सबको थोड़े छोटे छोटे टुकड़े बेचे और डी को एक बड़ा पोर्शन बेचा, तो ऑब्वियसली जो डी की प्रॉपर्टी होगी वो ज्यादा वैल्यू की होगी, तो इसीलिए जो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल हैं वो डी के पास रहेंगे। पर अब क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए जो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है इस पूरी प्रॉपर्टी के वो तो डी के पास है, पर ए, बी और सी को टाइम टू टाइम जरूरत पड़ सकती है उन डॉक्यूमेंट्स की, राइट। या फिर अगर सेलर ने डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल रख लिए हैं पहले केस में, तो फिर जब इनको जरूरत पड़ेगी तो फिर ये इनको कैसे वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल मिलेंगे? तो ये जो सेलर है अगर ये अपने पास कोई डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल रखता है पहली सिनेरियो में, या दूसरे सिनेरियो में जब ये जो बायर ऑफ द ग्रेटेस्ट लॉट है ये अपने पास डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल रखता है, तो इनके ऊपर कुछ ड्यूटीज भी हैं। इनकी क्या ड्यूटी है कि ये इन डॉक्यूमेंट्स को अनडैमेज्ड रखेंगे, सेफ रखेंगे। ठीक है, उसके अलावा रीजनेबल नोटिस देने पे, मतलब टाइमली बता देने पे, ये जो सेलर है जिसने अपने पास रखे हुए डॉक्यूमेंट्स और ये जो बायर ऑफ द ग्रेटेस्ट लॉट है, इनकी क्या ड्यूटी होगी कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इनको प्रोड्यूस करें, ड्यूटी टू प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, किसके लिए? इनके इंस्पेक्शन के लिए, ए, बी और सी के लिए, प्लस इनकी जो ट्रू कॉपीज हैं वो भी इनको दे दें, राइट। ओरिजिनल तो इनके पास रहेंगे, ठीक है, पर इनकी जो कॉपीज हैं अगर इनको जरूरत पड़ रही है ए, बी और सी को, तो वो कॉपीज इनको मिल सकती है अगर ये रीजनेबल नोटिस दें। और ये मैंडेटरी होगा किसके लिए? इन लोगों के लिए जिनके पास ये डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं। ठीक है, कॉमन सेंस वाली बात है, बस इसको लॉ में कैसे लिखा गया है थोड़ा सा उससे डिफिकल्ट हो जाता है, बट बहुत ईजी चीज़ है ये। ठीक, उसके बाद अब हम आगे आते हैं और सेलर के राइट्स देखते हैं। दैट द सेलर इज एंटाइटल्ड। सेक्शन 55 क्लॉज 4 जो है वो सेलर की एंटाइटलमेंट्स की बात करता है, सेलर के राइट्स की बात करता है। ठीक है, इट सेज सेलर किस चीज के लिए एंटाइटल्ड है? नंबर 1, रेंट्स एंड प्रॉफिट्स ऑफ द प्रॉपर्टी टिल द ओनरशिप पासेस टू द बायर। किस चीज के लिए एंटाइटल्ड है? रेंट्स एंड प्रॉफिट्स जो हैं उसके लिए एंटाइटल्ड है। कब तक? जब तक ये ओनरशिप बायर को पास नहीं हो जाती। मान लो ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ए ने बी को अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, ठीक है, और ट्रांसफर कर दी मतलब जो बी है वो पोसेशन में आ गया, पर अभी सेल डीड एग्जीक्यूट नहीं हुई है। मान लीजिए 2 अक्टूबर को ट्रांसफर हुई, 2 अक्टूबर को पोसेशन मिल गया इसको, तो अभी ओनरशिप तो मिली नहीं है। ओनरशिप कब मिलेगी? जब एग्जीक्यूशन हो जाएगा, राइट। जब सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाएंगी, एग्जीक्यूशन हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, तो तब तक ये ओनर तो बना नहीं। मान लीजिए ये सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हुई 2 जनवरी को नेक्स्ट ईयर, तो अभी ये जो बचे हुए 3-4 महीने हैं इसके बीच में मान लीजिए ये जो प्रॉपर्टी है ए की, ये प्रॉपर्टी रेंट पे थी, उसका रेंट इसको हर मंथ 20,000 मिल रहा था। अब जब बी के पोसेशन में चली गई, ठीक है, नीचे वाला जो पोर्शन है बी के पोसेशन में चला गया, तो अब ये जो रेंट इसको मिला है 3-4 महीने का, जब तक ये ओनर नहीं बन जाता इस प्रॉपर्टी का, तब तक जो रेंट्स एंड प्रॉफिट्स इस प्रॉपर्टी से आए वो किसके रहेंगे? जो सेलर है वो उसी के तो रहेंगे। क्यों? क्योंकि मान लीजिए सिंपल सा एग्जांपल आप अपने आप से सोचिए, आपकी कोई प्रॉपर्टी है, राइट, जब तक आप उस प्रॉपर्टी के ओनर हैं तब तक उससे जो भी रेंट या प्रॉफिट उस प्रॉपर्टी से आ रहा है उस पर किसका हक है? आपका ही हक है। जिस दिन ओनरशिप किसी और को पास हो जाएगी उस दिन के बाद से क्या होगा? रेंट्स एंड प्रॉफिट्स उस इंसान को मिलने लगेंगे। सेम चीज यहां पे लिखी हुई है। फिर उसके बाद सेलर और किस बात के लिए एंटाइटल्ड है? देखिए, सेलर एंटाइटल्ड है, ये जो सेक्शन 55 क्लॉज बी है,
इट क्रिएट्स अ स्टैट्यूटरी चार्ज ऑफ सेलर फॉर अनपेड प्राइस। ठीक है, अब ये चार्ज क्या होता है? देखिए, चार्ज जो होता है वो मॉर्टगेज वगैरह या किसी सिक्योरिटी के एवज में कोई पैसा नहीं होता है। डिफरेंस क्या होता है? मान लीजिए कोई एक प्रॉपर्टी है और ये प्रॉपर्टी ए की है, पर इस प्रॉपर्टी पे एक चार्ज क्रिएट किया गया और ये बोला गया कि बी को इस प्रॉपर्टी की जो भी इनकम होगी उससे 50% रुपए, मान लो 10,000 रुपए इस प्रॉपर्टी की इनकम है तो 5,000 रुपए इसको बी को पर मंथ मिलेंगे 3 साल तक। ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये एक चार्ज हुआ इस प्रॉपर्टी पे। पर अगर ये मॉर्टगेज होता तो क्या होता? मॉर्टगेज होता तो इसका मतलब क्या था कि ए ने, ठीक है, मॉर्टगेज कब होता है? जब मान लीजिए ए ने बी से कुछ पैसे लिए, मॉर्टगेज अमाउंट लिया, लोन लिया, तो उसके बदले में ये प्रॉपर्टी इसके पास क्या करी गई? बी के पास मॉर्टगेज की गई। और अगर वो ये लोन चुका नहीं पाता है, ए मान लो 5 लाख का लोन लिया, अगर ए जो है 5 लाख का लोन चुका नहीं पाता है तो उस केस में बी इस प्रॉपर्टी को सेल ऑफ कर सकता है और जो अपना पैसा है वो वसूल कर सकता है। राइट? तो पर चार्ज में ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कोई लोन है, ऐसा कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता है। बस इस प्रॉपर्टी पे ये लाइबिलिटी होती है कि वो इस प्रॉपर्टी की जो भी इनकम है उसका 50% पे किया जाएगा। मतलब जो एग्जांपल दिया है इस केस में 50%, अदरवाइज हर केस में 50% नहीं होता। तो इस तरह का एक चार्ज जो है वो किसके फेवर में आएगा? सेलर के फेवर में आएगा फॉर अनपेड प्राइस। और ये कब होता है? इसकी जरूरत कब पड़ती है? मान लीजिए ए ने बी को, इन दोनों के बीच में प्रॉपर्टी का जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है वो हुआ। ए ने बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, एग्जीक्यूट कर दिया, डॉक्यूमेंट, सेल डीड कर दी, रजिस्ट्रेशन करवा दिया। पर ये प्रॉपर्टी जो थी वो 1 करोड़ की थी और बी ने क्या करा? बी ने बोला कि आप अभी 60 लाख ले लो और ये सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह मेरे नाम पे कर दो, प्रॉपर्टी मुझे दे दो, और 40 लाख रुपए जो बचे हुए हैं वो मैं आपको बाद में दे दूंगा। राइट? वो दोनों एक दूसरे को जानते थे तो इतना ट्रस्ट था, ए ने ट्रस्ट करके ऐसा कर दिया, सेल डीड एग्जीक्यूट कर दी, रजिस्ट्रेशन हो गया डॉक्यूमेंट का, और बी क्या हो गया? फुल फ्लेजेड ओनर बन गया इस प्रॉपर्टी का। पर जब बी ओनर बन गया तो ए ने बोला कि भाई अब तो टाइम हो गया, जो तुमने टाइम दिया था पूरा हो गया, मुझे 40 लाख रुपए दो। पर बी ने मना कर दिया। बी ने बोला यार मैं तो ओनर हूं, मैं तुम्हें किस बात के पैसे दूं? ऐसा बी नहीं कर सकता। ये जो 40 लाख रुपए है, 40 लाख रुपए जो है दैट इज अ चार्ज। किस चीज पे? इस प्रॉपर्टी पे जो कि ए ने बी को बेची है, और ये 40 लाख रुपए ए जो है एंटाइटल्ड है वसूलने के लिए। इसको ये 40 लाख रुपए वापस किए जाएंगे और इसको वापस करना पड़ेगा डिस्पाइट द फैक्ट दैट द सेल डीड हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड इन बीज फेवर, और ये जो प्रॉपर्टी है बी की हो गई है। आई होप आपको ये पॉइंट कंप्लीटली क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि बायर की क्या लाइबिलिटीज होती है। बायर की क्या ड्यूटीज होती हैं? नंबर 1, टू डिस्क्लोज any fact as to seller's interest which materially increases, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, which materially increases the value of seller's interest। ठीक है, the value of seller's interest। इसका क्या मतलब है? मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है, कोई पर्दा नशीन लेडी है। पर्दा नशीन लेडी वो लेडी जो कि पब्लिक के सामने नहीं आती है, वो पर्दे में रहती है। राइट? जिसको कोई पब्लिक डीलिंग नहीं करती, इस तरह से। तो पर्दा नशीन लेडी है, उसकी कोई प्रॉपर्टी है और वो ये प्रॉपर्टी किसी दूसरे इंसान को बेचना चाहती है। मान लीजिए बी को बेचना चाहती है, लेडी है ए। अब जब ये प्रॉपर्टी बी को बेचना चाहती है, ए को नहीं पता है कि इसकी प्रॉपर्टी पे एक हिस्से में काफ़ी ज़्यादा सोना है इसकी प्रॉपर्टी में।
पर बी को ये बात पता है, राइट। तो अगर बी को ये बात पता है पर ए को तो पता नहीं है, तो ए क्या करेगी, नॉर्मली जो लैंड की वैल्यू होगी उस वैल्यू पे बेच देगी। पर अगर बी को ये बात पता है तो बी इज बाउंड टू डिस्क्लोज दिस टू ए हु इज द सेलर। क्यों? क्योंकि ये चीज़ जो है, अगर आपकी प्रॉपर्टी पे सोना होगा एक बहुत ह्यूज अमाउंट, तो क्या आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू नहीं बढ़ेगी? सोना अगर अंदर गड़ा है तो इससे क्या हो रहा है, इसकी प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो सब्सटैंशियली इंक्रीज हो रही है, मटीरियली इंक्रीज हो रही है। और अगर बी जो है वो नहीं बताता है, जो बायर है वो सेलर को नहीं बताता है, तो ये क्या माना जाएगा? ऐसा माना जाएगा कि बायर ने सेलर के साथ फ्रॉड किया है, राइट। ये जो ओमिशन है, जैसा हमने पढ़ा था सेलर के पार्ट पे, वो टाइटल और प्रॉपर्टी के बारे में ना बताया जाना एक फ्रॉड अमाउंट करेगा, दैट वुड बी अ फ्रॉडुलेंट ओमिशन। इस केस में भी ऐसा ही होगा कि ये फ्रॉडुलेंट ओमिशन माना जाएगा, राइट। और क्या ड्यूटी है? ऑब्वियसली दूसरी ड्यूटी क्या है? टू पे, राइट, जो भी परचेज मनी होगा, टू पे परचेज मनी। आप किसी से प्रॉपर्टी खरीदते हो तो आपकी ड्यूटी है ना ये कि आप उसे परचेज मनी दो, जो भी पैसे की का आपकी जो भी डील हुई है वो आप उसको पे करो। कहाँ पे? प्रॉपर टाइम एंड प्लेस पे, ठीक है। ये हम पहले ही देख चुके हैं। प्रॉपर टाइम एंड प्लेस पे बायर के लिए क्या मैंडेटरी होगा कि वो पे करे जो परचेज मनी है। उसके अलावा वेयर द ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी, अब इसका जो प्रोविजो है बी का, वो ये बोलता है वेयर प्रोवाइडेड दैट वेयर द प्रॉपर्टी सोल्ड फ्री फ्रॉम एनकम्बरेंसेज द बायर में रिटेन आउट ऑफ द परचेज मनी द अमाउंट ऑफ एनी एनकम्बरेंसेज ऑन द प्रॉपर्टी एग्जिस्टिंग एट द डेट ऑफ सेल। मान लीजिए ये क्या कहना चाह रहा है, मान लीजिए ए ने बी को प्रॉपर्टी बेची, मॉर्टगेज के साथ बेच सकता है, एनकम्बरेंस के साथ बेच सकता है। तो उस प्रॉपर्टी पे 20 लाख का मॉर्टगेज था, ठीक है। प्रॉपर्टी की डील 1 करोड़ में हुई और ए ने क्या बोला, अपन ने 2 कंडीशंस देखी। 2 कंडीशन क्या थी? पहला कि एक कंडीशन ये थी कि प्रॉपर्टी एनकम्बरेंस के साथ सेल हो जाए, मतलब ए ये बी को बोले कि मेरी प्रॉपर्टी पे 20 लाख का मॉर्टगेज है और आप खरीद लो, तो फिर 1 करोड़ की डील हो। उस केस में नहीं। दूसरे केस में जहां पे ए जो है बी को प्रॉपर्टी बेच रहा है और ये बोल रहा है मैं फ्री फ्रॉम एनकम्बरेंस बेच रहा हूं, मेरी प्रॉपर्टी पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल फ्री है। पर एज इट टर्न्स आउट बाद में बी को पता चलता है कि भाई 20 लाख का तो मॉर्टगेज है इसके नाम पे, तो अब ये जो पूरा 1 करोड़ है, ये प्रॉपर्टी की डील कितने में हुई? 1 करोड़ में हुई। तो ये 1 करोड़ में से पूरा इसको नहीं देगा, कितना देगा? 80 लाख देगा। क्यों? क्योंकि भाई 20 लाख तो इसको भरने पड़ेंगे ना अपनी जेब से, जो इस प्रॉपर्टी में मॉर्टगेज है वो सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है। तो इसका जो प्रोविजो है वो ये बात कर रहा है। फिर उसके बाद हम आते हैं अगली जो ड्यूटी है सी, जो अगली ड्यूटी है बायर की, वो ये है कि अगर जब प्रॉपर्टी की ओनरशिप उसमें पास हो गई है, मतलब जब ए और बी के केस में जब बी ओनर बन गया है, उसके बाद कोई भी अगर लॉस हो रहा है प्रॉपर्टी में, कोई भी डिस्ट्रक्शन हो रहा है, कोई भी इंजरी हो रही है जिससे कि उस प्रॉपर्टी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, तो उस लॉस को बेयर करने की जिम्मेदारी किसकी है? बायर की है, ठीक है। किसकी जिम्मेदारी है? बायर की जिम्मेदारी है कि वो जो लॉसेस हैं वो बेयर करें। बट एक चीज़ है कि यहाँ पे जो ये लॉस है ये सेलर के कारण नहीं कॉज किया जाना चाहिए। मतलब मान लीजिए ओनरशिप पास ऑन हो गई बी को, पर ए अभी भी कुछ 15 दिन के लिए पोसेशन में था, ठीक है। अब ए ने इस प्रॉपर्टी में कुछ ऐसा कर दिया जिससे प्रॉपर्टी कमज़ोर हो गई, जिससे प्रॉपर्टी की वैल्यू गिर गई, तो उस केस में बी लायबल नहीं होगा लॉसेस के लिए, लॉसेस को करेक्ट करने के लिए। बी कब लायबल होगा? बी कब वो लॉसेस बेयर करेगा? जब ए की कोई गलती नहीं थी, जिसने घर बेचा, अब ये ओनर बन गया और ये 15 दिन के लिए पोसेशन में था, इसने बोला 15 दिन का टाइम दो, हम दूसरे घर में मूव आउट कर जाएंगे, तब ये प्रॉपर्टी आप ले लेना। पर ए की कोई गलती नहीं थी, कोई अर्थक्वेक आया और अर्थक्वेक आने से प्रॉपर्टी डैमेज हो गई, तो अब उस डैमेज का जो लॉस, जो बर्डन है, वो कौन बेयर करेगा? वो बायर बेयर करेगा, ना कि सेलर बेयर करेगा। क्यों? क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है बायर को। उसके बाद इसके बाद जो अगला जो है वो सिमिलर है, जैसे हमने सेलर में पढ़ा था कि सेलर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सारे पब्लिक चार्जेस पे करे और सारी चीज़ें जो भी हैं प्रॉपर्टी में वो पे करे। कब? सेल से पहले। तो सेल हो जाने के बाद जब प्रॉपर्टी इसको पास ऑन हो गई तो ये क्या करेगा? सारे पब्लिक चार्जेस, मतलब जैसे हाउस टैक्स वगैरह जो हैं,
जो बिल्स होंगे वो सब कौन पे करेगा, ये पे करेगा। या अगर प्रॉपर्टी विद एनकम्बरेंस बेची गई है तो प्रॉपर्टी पे जो भी एनकम्बरेंस होगा उसका जो इंटरेस्ट वगैरह होगा वो कौन पे करेगा, बायर पे करेगा। ठीक है, अब बायर के राइट्स हम देख लेते हैं कि भाई बायर के राइट्स क्या हैं। आई नो ये लेक्चर थोड़ा लंबा जा रहा है बट अपने पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मैं शॉर्टकट का कोई ऑप्शन रखता नहीं हूँ, पूरा ही पढ़ाऊंगा और एक एक क्लॉज आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, ताकि क्योंकि अगर बेयर एक्ट ही केवल मैं यहाँ पे पढ़ा दूंगा, वो तो बेयर एक्ट में लिखा हुआ है, आपको ये लेक्चर अटेंड करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मैं आपको एक एक पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि उसके पीछे का लॉजिक क्या है, रीजन क्या है, राइट। अब द बायर इज एंटाइटल्ड, अब बायर के राइट्स क्या है, जहां पे ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी हैज पास टू हिम टू द बेनिफिट ऑफ एनी इंप्रूवमेंट और एनी इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, बायर को क्या मिलेगा भाई, मान लो जब ओनरशिप इसको मिल गई, प्रॉपर्टी इसको ट्रांसफर हुई, अब ये ओनर बन गया, तो इसको ओनरशिप पास ऑन होने के बाद जो भी रेंट्स एंड प्रॉफिट्स हैं, राइट, पहले जब ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई थी उससे पहले जो रेंट्स एंड प्रॉफिट्स हैं वो किसको जाएंगे, सेलर को जाएंगे। पर मान लो 2 अक्टूबर को प्रॉपर्टी की ओनरशिप इसमें आ गई, तो उसके बाद जो भी रेंट आएगा इस प्रॉपर्टी का किसके पास जाएगा, ऑब्वियसली बायर के पास जाएगा, क्योंकि अब बायर हो गया ओनर। ठीक है, सिंपल सी बात है, अगर आप ओनर हो आपने कोई प्रॉपर्टी किसी से खरीद ली तो आप ओनर हो गए, और जब आप ओनर हो गए तो जो रेंट वगैरह आएगा उस प्रॉपर्टी से वो आप ही लोगे ना, वो जिसने प्रॉपर्टी बेची है वो तो लेगा नहीं। उसके अलावा अगर उस प्रॉपर्टी में उसकी वैल्यू बढ़ जाती है कुछ तो उसका जो बेनिफिट है वो किसको मिलेगा, इंक्रीज इन वैल्यू का बेनिफिट किसको मिलेगा, ऑब्वियसली बायर को मिलेगा। तो रेंट्स एंड प्रॉफिट्स एंड इंक्रीज इन वैल्यू, इसके लिए बायर क्या होगा, एंटाइटल्ड होगा। उसके बाद जो इसका बी है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, उसको हम समझते हैं। ये बोलता है अनलेस ही हैज इम्प्रॉपरली डिक्लाइन टू एक्सेप्ट डिलीवरी ऑफ द प्रॉपर्टी टू अ चार्ज ऑन द प्रॉपर्टी एज अगेंस्ट द सेलर एंड ऑल पर्संस क्लेमिंग अंडर हिम टू द एक्सटेंट ऑफ सेलर्स इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी फॉर द अमाउंट ऑफ एनी परचेज मनी। सपोज एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं, बहुत कुछ लिखा हुआ है उसमें पर उतना ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। ए ने बी को प्रॉपर्टी, इसकी मान लो कोई ये प्रॉपर्टी थी और ये बोला कि ये प्रॉपर्टी हम आपको बेचेंगे, पर इस प्रॉपर्टी में उस टाइम पे क्या था, कोई एक्स करके टेनेंट रह रहा था। तो बी ने ये बोला कि भाई ये प्रॉपर्टी का पोसेशन जब मुझे चाहिए होगा तो, और ये ग्राउंड फ्लोर खाली था और ऊपर टेनेंट रह रहा था, तो बी ने बोला कि इस पे टेनेंट जो है उनको इविक्ट कर देना, आप तब तक मुझे ये घर में तभी इसका पोसेशन लूंगा और इस डेट तक मैं पोसेशन लूंगा, आप टेनेंट को हटा देना। तो ये टर्म थे इन दोनों के बीच में। प्रॉपर्टी की कीमत थी 1 करोड़ रुपए। ठीक है, आप बोर हो गए 1 करोड़ से, और ए बी से 2 करोड़ कर देता हूँ। प्रॉपर्टी कीमत 2 करोड़ थी। तो अब जब ये 2 करोड़ थी इस प्रॉपर्टी की कीमत, तो बी ने क्या किया, बी ने 70 लाख दे दिए शुरुआत में ही। ठीक है, और बोला कि जब आप डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करोगे तो बचे हुए तब दे दूंगा, और जब आप मुझे पोसेशन दोगे तो जो और बचा हुआ अमाउंट है वो पूरा दे दूंगा। अब मान लीजिए जब डेट आई तो उसने क्या किया, जो ए है, मान लो 21 नवंबर को ये प्रॉपर्टी का पोसेशन बी ने बोला था मुझे चाहिए, और ये तब तक टेनेंट नहीं रहना चाहिए इस प्रॉपर्टी में। बट 21 नवंबर को जब बी आया पोसेशन लेने तो तब तक ये टेनेंट था, राइट। तो यहाँ पे ये जो अग्रीमेंट इनके बीच हुआ था ये इसने ब्रीच किया, इसने नहीं हटाया, पोसेशन नहीं दे पाया इसको हटा के। तो यहाँ पे जो बी है वो किस चीज के लिए एंटाइटल्ड है, ये जो 70 लाख रुपए हैं ये एक चार्ज है। 70 लाख रुपए का चार्ज जो है वो बायर के फेवर में बना, किस प्रॉपर्टी पे, इस प्रॉपर्टी पे। ठीक है, यहां पे क्यों, क्योंकि भाई 70 लाख रुपए इसने दिए, अभी तक ये इसको प्रॉपर्टी मिली नहीं है, तो 70 लाख रुपए तो वसूल करेगा ना ये। कोई आप किसी के पैसे रख सकते हो क्या, ऐसे नहीं रख सकते हो। आपको किसी ने पैसा दिया, आपने कॉन्ट्रैक्ट डिसऑनर कर दिया और आप पैसे रख लो, ऐसा तो लॉ अलाउ नहीं करेगा। तो ये 70 लाख रुपए रिकवर करेगा ना। तो ये जो सेलर ने जो ये वैल्यू दी है, उतनी वैल्यू का चार्ज इस प्रॉपर्टी पे क्रिएट हो जाएगा जो ट्रांसफर की जानी है। एक चीज तो ये बोल रहा है, ठीक है। और उसके बाद अगर मान लो ये प्रॉपर्टी नहीं देता है, ठीक है, तो उसके बाद हो सकता है कि भाई जो बी है ये क्या करे, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फाइल करे।
ठीक है, इविक्शन का सूट फाइल करे, किसके अगेंस्ट? बी के ये जो टेनेंट है एक्स, उसके अगेंस्ट इविक्शन का सूट फाइल करे, ठीक है। अब जब इविक्शन का सूट इसके अगेंस्ट फाइल हो रहा है तो इस केस में क्या होगा? जब इविक्शन का सूट फाइल हो रहा है तो ऑब्वियसली ये पैसे कॉस्ट आएगी, ठीक है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए भी ये बोलेगी भाई आप इसको हटाओ और प्रॉपर्टी का पोसेशन दो, तो क्या होगा? कॉस्ट आएगी। तो जो सेलर होगा उस केस में किस किस चीज के लिए एंटाइटल्ड होगा? ठीक है, तो मान लो ये जो 70 लाख रुपए इसने दिए थे ऑलरेडी, जो अर्नेस्ट मनी था, ठीक है। अर्नेस्ट मनी किस केस में? अगर ये रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, ठीक है। रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? मतलब कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कोर्ट के सामने जाके बोलेगा कि भैया आप ये कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर दो क्योंकि ये अपनी ऑब्लिगेशन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो अगर रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए जा रहा है तो इसको क्या मिलेगा? जो कॉस्ट होगी सूट की, रेजिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंडर होता है, तो जो कॉस्ट ऑफ सूट होगी वो मिलेगा इसको, प्लस जो अर्नेस्ट मनी, जो इसने पैसा दे दिया है 70 लाख रुपए, इसको वो वापस मिल जाएगा, ठीक है। पर अगर ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए जा रहा है, इसको ये बोलने के लिए कि भाई आप ये एग्जीक्यूशन करवाओ और इविक्शन इसका करवाओ, ठीक है, तो जो सूट फाइल होगा तो उस केस में इसको क्या मिलेगा? जो भी खर्चा आएगा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का और इसको इविक करवाने का, वो कॉस्ट इसको मिलेगी, राइट। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि अगर जो बायर है उसने पैसा दे दिया है और उसको जो प्रॉपर्टी है उसका पोसेशन नहीं मिला है, वो जो टर्म्स एंड अग्रीमेंट्स थे वो फुलफिल नहीं कर पाया है जो सेलर है, तो उस केस में सेलर जो है, उस जो बायर है उसका एक चार्ज क्रिएट हो जाएगा जितना अमाउंट उसने दिया है उस प्रॉपर्टी पे, और वो उसको रिकवर कर सकता है। पर अगर वो रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए जा रहा है तो उस केस में क्या होगा? कॉस्ट ऑफ सूट भी उसको मिलेगी, प्लस जो प्रॉपर्टी, जो अर्नेस्ट मनी है जो उसने एडवांस में पैसा दे दिया था, वो उसको वापस मिलेगा। उसके अलावा अगर वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट डाल रहा है और ये बोल रहा है कि भाई ये प्रॉपर्टी का पोसेशन मुझे मिलना चाहिए और इससे इविक्शन करवाना चाहिए, तो उसको और क्या मिलेगा? तो उसको कॉस्ट मिलेगी। आई होप आपको सेक्शन 55 समझ आया होगा। और इसका जो अगला पैराग्राफ है वो मैं आपको बता चुका हूं कि अगर 55 क्लॉज 1A और 5A में अगर दो ओमिशन किए जाते हैं तो वो क्या होंगे? फ्रॉडुलेंट होंगे। तो आई होप आपको सेक्शन 55 समझ आया होगा। मैं थोड़ा सा स्पीड से भी पढ़ा रहा था, तो अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो ये रिकॉर्डेड लेक्चर है और आप अपनी कन्वीनियंस पे अपनी स्पीड से इसको पढ़ सकते हैं। और अगर इस लेक्चर में आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछिए, आप मुझे बताइए कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, और मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।